अपन बात करते हैं कंज्यूमर के ड्यूटीज की। कंज्यूमर की जब राइट्स हैं तो उसकी ड्यूटीज भी होंगी, राइट? क्योंकि व्हेन देयर आर, आपको याद है स्पाइडरमैन का एक बड़ा अच्छा सा कोटेशन था, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वैसे ही यहाँ पर हम बात करते हैं विद ग्रेट राइट्स कम्स ग्रेटर ड्यूटीज। मतलब अगर आपका कुछ राइट है तो सामने वाले पार्टी के लिए आपकी ड्यूटीज भी हैं। ठीक है, तो क्या क्या ड्यूटीज हैं कंज्यूमर की, अब आज हम वो समझ लेते हैं। देखिए, जब आप एक कंज्यूमर बनते हैं तो आप क्या करते हैं, आप एक शॉप पे जाते हैं, आप पैसा देते हैं और कुछ कोई गुड्स परचेज करते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप गुड्स परचेज करें लेकिन आप पैसा ना दें? या आपने जो गुड्स परचेज किए हैं, आपने कहा कि भैया 1 किलो चावल दे देना। भैया ने 1 किलो चावल आपके सामने तोले, आपने उसका वेट चेक नहीं किया। आपने कंपेयर नहीं किया कि 1 किलो चावल जो ये वाली शॉप जो है वो दे रही है, क्या साइड वाली शॉप भी उतने में ही दे रही है? तो आपका क्या होगा, आपके राइट्स को नेग्लेक्ट करते हुए आप ये चीज़ चेक नहीं कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, वो ठीक है कि नहीं। तो अगर जो इन्फॉर्मेशन लेने में आपकी लैक्यूना हो रही है, आप अगर पीछे हट रहे हैं, आप अगर इग्नोरेंट हो रहे हैं, तो आपका राइट ठीक से इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तो राइट के साथ-साथ ड्यूटीज़ अबाइड करना भी बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला जो हमारा राइट हो जाता है वो ये कि जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, वो जो भी चीज़ परचेज़ कर रहा है उसके लिए पेमेंट करे, उसके लिए पे करे, उसका पैसा खर्च हो और उसके बाद ही वो कोई चीज़ परचेज़ करे। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ को कंज़्यूम करने के लिए, उसका कस्टमर बनने के लिए, कंज्यूमर बनने के लिए आपको बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि आप किसी भी गुड्स के एक्सचेंज में आप कुछ पैसा दें। इसी इस पर्टिकुलर यूनिट के पहले वाला जो यूनिट हम लोगों ने कवर किया है, जो कि है आपका थर्ड यूनिट आपकी कौन-सी है? लिमिटेड लायबिलिटीज़ और चलिए एनीवेज़, तो उसमें क्या है, आपको पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे, तो आप कोई भी चीज़ जो है वो एक्सचेंज नहीं कर सकते। आपने पढ़ा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसमें आपने पढ़ा है बिल ऑफ एक्सचेंज। उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो यही कहता है कि जब आप कोई भी चीज़ एक्सचेंज करते हैं अगेंस्ट अ गुड्स, तो आपको उसका पेमेंट करना होता है। तो वो जो पेमेंट है, वो स्पेसिफिक जो चेक या हम बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं, तो वो हमेशा मनी ट्रांज़ैक्शंस के लिए होता है। तो कोई भी चीज़ आप परचेज़ कर रहे हैं, तो वो मनी ट्रांज़ैक्शन is the only thing which is exchange for a goods और सर्विसेज। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ मनी है, ये आप हमेशा जो है इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर आप उस चीज़ को फुलफिल नहीं करेंगे, तो आप कंज्यूमर नहीं कहलाएँगे। आप एक यू विल बी कॉल्ड अ फ्रॉड बिकॉज़ यू विल बी टेकिंग द गुड्स बट यू विल नॉट बी पेइंग फॉर इट। ठीक है? तो पेमेंट करना बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर सेकंड ड्यूटी क्या आती है कि आप जब भी कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, तो आप उसका वेट चेक करें, उसके बैलेंसेस चेक करें, उसकी प्राइस चेक करें और ऐसी हर चीज़ चेक करें जो कि उसके लेबल पे लिखी हुई है। उसके लेवल पे क्या-क्या चीज़ें होंगी? उसके लेवल पर वो सारी चीज़ें होंगी जो अभी हम राइट्स में पढ़ कर के आए हैं, कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि आपके गुड्स के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, उसके क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स हैं, क्या-क्या उसके कंटेंट्स हैं, कितने केमिकल्स हैं, कितनी नेचुरल चीज़ें पड़ी हुई हैं उसके अंदर, क्या-क्या उसके अंदर ऐसी चीज़ है कि जो आपको एलर्जी कर सकती है। राइट? क्या उसके अंदर एमल्सिफायर्स हैं, क्या उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं। अगर वो कोई स्किन प्रोडक्ट है या कोई पाउडर है या कोई क्रीम है, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं उस क्रीम के अंदर जो आपकी स्किन को नुकसान पहुँचा सकती है? क्या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या बहुत ज़्यादा ड्राई है? तो आप कौन-सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपकी चॉइस है। और आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि अगर आपको कोई चीज़ नुकसान करती है, तो आप ऐसा प्रोडक्ट ना परचेज़ करें, जो कि वो स्पेसिफिक कंटेंट को कैरी कर रही है। ठीक है? तो लेबल को रीड करना, उसकी प्राइसेस को चेक करना, उसके बैलेंसेस को चेक करना, उसके वेट को चेक करना, ये आपकी ड्यूटी है। अगर आप उसको चेक नहीं करेंगे और आगे जाकर के आपको ऐसा फील होता है कि भई हमारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है, तो फिर कंपनी लायबल नहीं होगी आपको कॉम्पेंसेशन पे करने के लिए। गेटिंग द पॉइंट? फिर आ जाता है आपका थर्ड ड्यूटी, जो कि ये है कि कंज्यूमर को हमेशा अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। किस चीज़ से? अलग-अलग जो स्कीम्स निकलती हैं गवर्नमेंट की।
उन स्कीम्स के साथ आपको अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही जो आपके लास्ट वाले राइट में आ जाता है, जिसमें है राइट टू एजुकेशन, कंज्यूमर एजुकेशन। तो कंज्यूमर एजुकेशन के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाएँगी, लेकिन आपको भी जागरूक रहना पड़ेगा, आपको भी बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि अगर नए-नए कोई स्कीम आ रही है, कोई पॉलिसी आ रही है, कोई नया लॉ आ रहा है, कोई अमेंडमेंट आ रहा है लॉ में, तो वो चीज़ें आपको मालूम हो, वो चीज़ के बारे में आप खोजते रहें, आपको अपने आप को अपडेट रखते रहें, जिससे कभी ऐसा ना हो कि कोई बिज़नेस, कोई शॉप, कोई ऐसा बिज़नेसमैन आकर के आपको ठग ना ले, जो कि अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहा है, राइट? तो दिस बिकम्स योर ड्यूटी टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड, राइट? Then comes the duty to be careful while purchasing and not to fall in the trap of misleading information. ऐसा तो नहीं है कि आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसके ऊपर कोई चीज़ गलत लिखी हुई है। तो एडवर्टाइजमेंट्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन से आपको अपने आप को जागरूक रखना है। राइट? बहुत बार आप ऐसा देखते होंगे कि पान मसाले के ऐड आते हैं या अल्कोहल के ऐड आते हैं या स्मोक कोई सिगरेट्स के ऐड आते हैं। तो वो सारे ऐड्स के थ्रू आपको ये नहीं करने लगना है कि अच्छा ये तो बहुत अच्छा ऐड है, चलो लेट्स स्टार्ट यूजिंग देयर प्रोडक्ट्स। आपको ये भी देखना है कि वो आपके हेल्थ के ऊपर क्या असर डालने वाले हैं, क्या आप एक्चुअली उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि आप बीमार पड़ जाएँ उसके बाद, ऐसा तो नहीं होगा कि आपको कोई चीज़ नुकसान कर जाए। तो एडवर्टाइज़मेंट विल बी ऑलवेज़ ग्लिटरी। हमेशा बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल के ऊपर एडवर्टाइज़मेंट किया जाएगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, क्योंकि जो बिज़नेस है वो ये चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आप इस चीज़ के लिए विजिलेंट नहीं है कि आपको नुकसान करेगा कि नहीं और आप उस पर्टिकुलर गुड्स को कंज़्यूम कर लेते हैं और फिर बीमार पड़ जाते हैं, देन द बिज़नेस शैल नॉट बी रिस्पांसिबल। वो तो नीचे एक छोटा-सा ऐसे स्टार करके लिख देंगे कंडीशंस अप्लाई, और वो कंडीशंस अप्लाई आपने पढ़ा नहीं और आप क्या होगे, यू फॉल इंटो द ट्रैप ऑफ द मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन और आप अपना नुकसान कर देते हैं। ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है इस चीज़ के लिए कि क्या ऐसे गुड्स हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, कौन से ऐसे गुड्स हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। आप सिर्फ़ वही परचेज़ करें जिसकी आपकी आवश्यकता है और जिसमें आप अपना प्रॉपर इन्वेस्टमेंट समझते हैं और आपको ये लगता है कि आपको नुकसान नहीं होगा, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है? फिर आ जाती है बात, ड्यूटी ऑफ द कस्टमर टू नॉट परचेज़ एनीथिंग फ्रॉम द ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट क्या होता है? ब्लैक मार्केट वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर ओरिजिनल गुड्स कम दामों में चोरी करके लेकर आए जाते हैं और कम दामों में बेचे जाते हैं, या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि ओरिजिनल प्रोडक्ट की कॉपी हैं वो बेचे जाते हैं। तो आप ब्लैक मार्केट से कोई चीज़ परचेज़ ना करें, क्योंकि अगर आप ब्लैक मार्केट से कोई भी चीज़ परचेज़ करेंगे, देन नीदर द गवर्नमेंट नॉर द कंपनी जिसके जिसके प्रोडक्ट आपने ब्लैक मार्केट से परचेज़ किए हैं, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा आपकी हेल्प करने के लिए, आपको कॉम्पेंसेशन दिलाने के लिए, राइट? तो एज़ अ कंज्यूमर आपको हमेशा जो है वो कोई भी गुड्स अगर परचेज़ करने हैं तो आप जो पर्टिकुलर बिज़नेस है जो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है, या तो आप उससे खरीदिए या जो भी ऑथराइज्ड डीलर है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आप उससे परचेज़ कीजिए। ब्लैक मार्केट से परचेज़ अगर आप करेंगे तो यू विल नॉट बी गिवन एनी कॉम्पेंसेशन व्हेन यू आर गोइंग टू फॉल इंटो एनी ट्रैप। ठीक है? फिर आ जाती है बात दूसरी ड्यूटी की, जो ड्यूटी है टू बी अवेयर ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज़। आप खुद जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। आपको जब आप इस बारे में अलर्ट रहेंगे, आप विजिलेंट रहेंगे कि आपको क्या-क्या राइट्स हैं, आप उन राइट्स को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या-क्या आपकी ड्यूटीज़ हैं, आप अगर उनको अबाइड करेंगे तो आपको क्या-क्या फ़ायदे होंगे। इन सब चीज़ों को आप इस्तेमाल भी करेंगे और उनकी अवेयरनेस भी स्प्रेड करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई गड़बड़ होते हुए देख रहे हैं किसी एक शॉप पर, आप देख रहे हैं कि जो शॉपकीपर है वो आपको, आपके फ्रेंड को या जो भी दूसरा व्यक्ति वहाँ खड़ा हुआ है उसको रिसिप्ट देने के लिए तैयार नहीं है, उससे ज़्यादा पैसे ले रहा है, किसी एक एमआरपी से ज़्यादा पैसे माँग रहा है, तो आप वहाँ खड़े होकर के जो है वो अपना काम करके निकल जाएँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यू आर गोइंग टू स्प्रेड द अवेयरनेस, यू आर गोइंग टू हेल्प दैट पर्सन। क्यों? क्योंकि आप अगर कंज्यूमर हैं, तो जो सामने वाला व्यक्ति है जिसके साथ फ्रॉड हो रहा है उस शॉप के ऊपर, तो वो भी कंज्यूमर है। तो एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर की अगर हेल्प करेगा, उसको अवेयर करेगा, तो पूरा ही हमारा जो ग्लोबल मार्केट है, वो इट इज़ गोइंग टू बिकम अ बेटर प्लेस। ठीक है? तो आपको हमेशा अवेयर रहना है और दूसरों को अवेयर करना है कि आपके क्या-क्या राइट्स हैं एज़ अ कंज्यूमर और आपकी क्या-क्या ड्यूटीज़ हैं एज़ अ कंज्यूमर। ठीक है? फिर आ जाता है कि अगर कंज्यूमर की कुछ ड्यूटीज़ हैं, तो उसकी कंप्लेन, अगर ऐसा लगता है कि उसको कोई गड़बड़ हो रही है, तो उसकी कंप्लेन फाइल करने की भी ड्यूटी है। ठीक है? अगर जो गुड्स उसने परचेज़ किए हैं, उसमें कोई डिफेक्ट है, तो उस गुड्स के अगेंस्ट जो कंप्लेन फाइल करनी है, वो कंज्यूमर कर सकता है और वो कंज्यूमर तभी कर सकता है जब उसके पास उसकी नॉलेज हो। उसको पता हो कि कहाँ कंप्लेन फाइल करनी है, डिस्ट्रिक्ट फोरम में करनी है कि स्टेट फोरम में करनी है कि नेशनल फोरम में करनी है, व्हाट इज़ द एग्ज़ैक्ट स्टेटस, जहाँ पर जाकर के आप एक इस पर्टिकुलर बिज़नेस के अगेंस्ट आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं।
ठीक है। और जो लास्ट आपका राइट ड्यूटी आ जाती है वो ये कि ईच एंड एवरी कंज्यूमर शुड सिक्योर द बिल ऑफ द गुड्स परचेज। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आप जब भी कोई किसी शॉप पर जाएं, कोई चीज़ आप परचेज करें, तो उसका बिल जरूर रखें, उसकी जो रिसीट है वो हमेशा रखें, जिससे आपके पास ये एक ऑथराइज्ड एविडेंस हो कि आपने इस ही पर्टिकुलर शॉप से जो प्रोडक्ट है वो परचेज किया है। अदरवाइज आप किस तरह से एविडेंसेस क्रिएट करेंगे फोरम में जाकर के? आपको ये दिखाना पड़ेगा ना कि भाई इस शॉप से मैंने कोई चीज सामान परचेज किया था, उसका बिल ये है, मैंने इस तारीख को इतने बजे ये सामान परचेज किया। तो जब आपको ये सारी चीजें पता होंगी, आपके पास वो एविडेंस होगा, तो आपकी जो 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 डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है रिड्रेसल मैकेनिज्म की, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बड़ी इजी हो जाएगी और बहुत जल्दी आपके फेवर में डिसीजन होना लाजमी हो जाएगा, राइट? तो दीज वर द ड्यूटीज अलोंग विद द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन कि क्या इसका रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है। रिड्रेसल मैकेनिज्म मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसी इंस्टीट्यूशन या ऐसा यू कैन से ऐसा फोरम जहां पर किसी भी प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, वो होता है रीड्रेसल मैकेनिज्म। रीड्रेस मतलब जो गड़बड़ हो गई है उसको ठीक कर देना, रीड्रेस कोई भी चीज की ड्रेसिंग दोबारा से कर देना। ठीक है, तो हमारा जो रीड्रेसल मैकेनिज्म है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, उसका मैंने आपको बताया कि वो 3 टियर्स में होता है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एक स्टेट लेवल पर और एक नेशनल लेवल पर। और ये जो 3 टियर मैकेनिज्म है ये क्वाजी जुडिशियल होता है। हमने स्टार्टिंग में समझा था ये चीज कि क्वाजी जुडिशियल क्या होती है। ऐसी सारी मैकेनिज्म जो कि एक कोर्ट नहीं है लेकिन कोर्ट के जैसा बिहेव कर सकती है, लेकिन उनके पास जो पावर्स हैं वो एक सिविल कोर्ट जैसी होती हैं। ठीक है, तो 3 टियर्स रिड्रेसल मैकेनिज्म है, क्वाजी जुडिशियल मैकेनिज्म है, 3 लेवल पर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर। और जो जुडिशियल है वो सारे ही कंज्यूमर को रिड्रेसल प्रोवाइड करने के लिए है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन लोग जो पहला टियर ऑफ रिड्रेसल है उसकी, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फोरम। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम। ठीक है, तो जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया गया है जो आपकी कंप्लेंट सुन सकता है, तो उसके पास जाकर के आप क्या क्या रिजोल्यूशन ले सकते हैं वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ये कैसे स्टैब्लिश हुआ था, क्यों स्टैब्लिश हुआ था और उसके पास क्या क्या पावर्स हैं वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात होती है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम की, जो कि सेक्शन 11 ऑफ दिस एक्ट में अवेलेबल है। ठीक है, क्या क्या चीजें एंटरटेन करता है वो? कंप्लेंट्स एंड डिस्प्यूट्स ओनली। और किस वैल्यू तक? जहां पर जो परचेज्ड गुड्स हैं उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए तक है। तो इसकी लिमिटेशन क्या होगी? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम की जो लिमिटेशन है वो क्या लिमिटेशन है कि गुड्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 20 लाख। कहां से? 1 रुपी से। 1 रुपी से 20 लाख रुपीस तक का आपके पास स्कोप है कि इस पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर अंदर अगर आपको कोई लॉस हुआ है या आपको कॉम्पनसेशन चाहिए या आपने जो प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज किए थे उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए के अंदर अंदर है, तो आप जाकर के डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट फोरम में अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं और वहां से आपको सोल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि एक कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम जो है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एस्टैब्लिश है, उसके पास क्या क्या पावर्स होती हैं। तो बड़ी क्लियरली इस चीज को यहाँ पे मेंशन किया गया है कि उसके पास जो पावर्स हैं वो एक सिविल कोर्ट जैसी होंगी। सिविल कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स होती हैं कि वो किसी को भी समन कर सकता है। समन करना मतलब बुलाना। ठीक है, वो किसी को भी बुला सकता है, वो बिजनेसमैन को भी बुला सकता है, वो कंपनी के सीईओ को भी बुला सकता है, वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को भी बुला सकता है जिसने कंप्लेन की है या जिस जिस व्यक्ति ने कंप्लेन किया उसके आजू बाजू रहने वाले लोग हैं जिनका टेस्टिमनी चाहिए कोर्ट को फोरम को, तो वो किसी को भी समन कर सकता है। ठीक है, अटेंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस मींस टू मेक इट कंपलसरी कि भाई आपको अगर बुलाया गया है तो आप कंपलसरीली जो फोरम है उसमें प्रेजेंट रहें, जो कमेटी है उसके पास आप आए, क्योंकि आपकी बात सुनना उनको जरूरी हो जाती है, तभी वो किसी डिसीजन पे पहुंच पाएंगे।
ठीक है, तो समन कर सकते हैं और जो अटेंडेंस है उसके लिए वो लायबल कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को कि भाई आना जरूरी है, आप भले कितने ही बड़े व्यक्ति बने रहे। आप अगर अगर कोई आपने एक व्हीकल परचेज किया है जो कि 18 लाख रुपए का था और वो 18 लाख रुपए का सपोज इस आपकी जो कंपनी थी वो एमजी हेक्टर की थी, ठीक है, तो एमजी हेक्टर की जब आपने गाड़ी परचेज की और वो 18 लाख रुपए की गाड़ी है और अगर उस गाड़ी में कोई दिक्कत आ जाती है विद इन द वारंटी पीरियड और आपको कोई उसका रिड्रेसल चाहिए, तो आप जाकर के जब डिस्ट्रिक्ट फोरम में उस चीज की कंप्लेन करेंगे, तो जो एमजी हेक्टर का जो भी मार्केटिंग हेड होगा या जो भी सीईओ होगा जो कि उस पर्टिकुलर रीजन में ऑपरेट कर रहा है, तो उसको आना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिव टू वो कितना ही बड़ा आदमी बना रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एक जो है वो सिविल कोड के अंदर जो पावर होती है वो सारी पावर्स जो हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम के पास भी होती हैं, ठीक है। फिर बात आ जाती है कि एग्जामिनिंग द विटनेस ऑन ओथ, मतलब जब आप उसको बुला लोगे, जब आप समन कर लोगे उस व्यक्ति को, वो आ गया है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, आप उसको एग्जामिन करेंगे, आप उससे क्वेश्चंस पूछेंगे। लेकिन ये क्वेश्चंस किस चीज के ऊपर होगी, ओथ लेकर के, कि भाई आप कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, राइट। आप लोगों ने मूवी पे देखा होगा, ये गीता आती है, आप उस गीता के ऊपर हाथ रखते हैं और बोलते हैं मैं जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, राइट। तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकली, लेकिन ये चीज मेक श्योर की जाती है कि जो भी विटनेस आता है फोरम में, उस फोरम में आने के बाद वो विटनेस सही सही बात बोले, एकदम जितनी भी एब्सोल्यूट ट्रूथ हो सकता है उस चीज को डिस्क्राइब करें, ठीक है। तो विटनेस ऑन ओथ उसको एग्जामिन कर सकता है ओथ लेकर के। फिर आ जाता है कि रिसीविंग द एविडेंसेस ऑन एफिडेविट। कभी भी जब भी कोई व्यक्ति कोई एविडेंस देता है तो उसकी लीगैलिटी को अश्योर करने के लिए आप स्टैम्प पेपर यूज करते हैं। स्टैम्प पेपर को जब आप किसी नोटरी वाले से नोटराइज करा लेते हैं तो एक वो कंप्लीटली बन जाता है एफिडेविट, जिसके ऊपर आप अश्योर करते हैं कि आपने जो कुछ भी चीजें इसमें इस पर्टिकुलर स्टैम्प पेपर पे लिखी हैं, तो वो आप अश्योर कर रहे हैं, आप उसकी लीगल लायबिलिटी ले रहे हो। तो जब ये कंप्लीट कर लेते हैं आप प्रोसीजर, तो उसको हम कहते हैं एफिडेविट। तो ये जो एफिडेविट के ऊपर आप कोई एविडेंसेस दे रहे हैं, कोई आप चीज लिखित में दे रहे हैं, कोई चीज अटैच कर रहे हैं, कोई रिसिट है, वो सारी चीजें आप एफिडेविट के ऊपर देते हैं, ठीक है, जिससे उसकी लीगैलिटी कंफर्म की जा सके। तो कोई भी एविडेंसेस जब आप लेते हैं तो एक एफिडेविट के ऊपर जो कोर्ट है वो एफिडेविट के ऊपर वो एविडेंसेस ले सकती है, सॉरी जो फोरम है वो एफिडेविट के ऊपर कोई भी एविडेंसेस ले सकती है। फिर अदर मैटर्स विच में बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब अगर फोरम के पास सिविल कोर्ट के पावर्स हैं, तो सिविल कोर्ट के पावर्स जो है वो इतने ज्यादा लिमिटेड नहीं होते हैं कि सिर्फ ये 2-3 चीजें लेकर के खत्म करें। उसके पास वो भी पावर्स हैं कि भाई वो इंस्पेक्ट कर सके कि क्या एक्चुअल सिचुएशन थी, किस तरह से जो है वो जो जो नुकसान हुआ है कंज्यूमर को, वो किस तरह से हुआ है, क्यों हुआ है, क्या उसकी सिचुएशन से, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारे मैटर्स को वो देख सकती है, सुन सकती है और उसको रिक्रिएट करवा करके जो भी नेसेसरी एक्शंस हैं वो ले सकती है, ठीक। फिर आता है नेक्स्ट पावर, डिमांडिंग ऑफ द रिपोर्ट ऑफ कंसर्न एनालिसिस और टेस्ट। अगर आपने कंप्लेन की है कि आपने लेस के पोटैटो चिप्स खाने के बाद आपका पेट हो गया है गड़बड़, तो जो रिड्रेसल फोरम है वो कैसे मान ले कि आपका चिप्स खाने से ही गड़बड़ हुआ है पेट, तो वो क्या करेगा कि जो चिप्स आपने खाए हैं या तो उसका एक सैंपल मंगवाएगा, सैंपल जो है वो लैब भेजेगा, लैब में उसकी टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग होने के बाद पता चलेगा कि भाई क्या क्या केमिकल्स थे, क्या क्या जो है वो आपकी मेडिकल कंडीशंस थी, कौन से केमिकल ने किस तरह से आपकी बॉडी में रिएक्शन करके आपका पेट गड़बड़ कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें टेस्ट करवाना, एनालाइज करवाना और जो भी रिलेवेंट अथॉरिटी है उसके पास से वो रिसोर्सेज मंगवाना, ये पूरा पावर्स जो है वो एज अ सिविल कोड जो रिड्रेसल फोरम है वो यूज कर सकता है। तो उसके पास ये पावर्स आ जाती हैं कि वो ये सारी रिपोर्ट्स बनवा सके, टेस्ट करवा सके, एनालाइज करवा सके, लेबोरेटरी में जाकर के वो सैंपल दे सके, सारी चीजें दे हैव द पावर टू गेट इट डन, राइट। एंड द लास्ट पावर इज द डिस्कवरिंग एंड प्रोड्यूसिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। किस तरह से प्रोड्यूस किए जाएंगे, जो भी नेसेसरी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो ऑन रिकॉर्ड लेने के बाद उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को वो एज जो जो रीड्रेसल मैकेनिज्म है, जो फोरम है, वो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करवा सकती है। कैसे कि सपोज आपने जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एमजी हेक्टर के आपने एक व्हीकल परचेज किया, ठीक है। अब एमजी हेक्टर का जो व्हीकल आपने परचेज किया उसमें सपोज किसी इलेक्ट्रिक वायरिंग के कारण आग लग गई है, ठीक है। तो आपका गलती नहीं है उसमें, उसमें किसकी गलती है, कंपनी की गलती है। तो जो फोरम है, जब फोरम को पता चलेगा कि एमजी हेक्टर की गाड़ी में आग लग गई है शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, तो वो क्या करेगा, वो उस गाड़ी का इंस्पेक्शन कराएगा।
वो जो बिजनेस है जिससे आपने परचेज किया था, जो शोरूम है या जो भी कंपनी है, वो उससे बात करेगा कि भाई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपकी कहाँ पर है, कहाँ पर ये गाड़ी को मैन्युफैक्चर किया गया। फिर ये देखा जाएगा कि उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या सभी गाड़ियों में यही शॉर्ट सर्किट का इशू आ रहा है। फिर वो आगे और ज्यादा मटेरियल ऑब्जेक्ट्स में जाएगा कि भाई जो वायर यूज किया गया वो कौन सा इस्तेमाल किया गया, क्या जो बैटरी की कैपेसिटी थी वो क्या थी, ऐसा तो नहीं था कि उसके ऊपर ओवरलोडिंग हो रही थी। बहुत सारी चीजें जो भी मटेरियल फैक्ट्स हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सारे के सारे वो उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर प्रोड्यूस करवाएगा। एंड देन दे आर गोइंग टू रीच टू अ सोल्यूशन कि भाई जो जो भी कंप्लेनेंट आया है, जो भी जिसने भी कंप्लेन की है उसकी बात क्या सही है या गलत है, या जो भी कॉम्पनसेशन पे करना है वो कंपनी ने पे करना है कि आधा पैसा आएगा, कि वट एवर द केस में भी जो भी एग्जैक्ट सिचुएशन है उसके हिसाब से जो फोरम है वो इस चीज के बारे में डिसीजन ले सकता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे पास आए हैं, कौन कौन से हमको प्रोड्यूस करने हैं, और उन प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट की बिहाफ पर उन्होंने डिसीजन लेना है। राइट? तो ये सारे जितने भी आपके पावर्स हैं वो सारे पावर्स हैं एक सिविल कोर्ट का जैसे। ठीक है, और इन पावर्स को इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है? तो यहाँ पर 3 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी। एक जो कि हेड होगा कमीशन का, जिसको हम प्रेसिडेंट बोलेंगे। उसमें से एक जो हेड होगा उसका क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए कि वो एक डिस्ट्रिक्ट जज के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो डिस्ट्रिक्ट जज हो, लेकिन उसके पास क्वालिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता है। ठीक है, फिर 2 मेंबर्स होंगे। कौन कौन? एक तो उसमें से महिला होना कंपलसरी है। ठीक है, सो 3 पीपल, जिसमें से एक होगा प्रेसिडेंट और 1 प्रेसिडेंट एंड 2 मेंबर्स। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है इट शुड बी क्वालिफाइड फॉर बिकमिंग अ डिस्ट्रिक्ट जज, और जो मेंबर है उसमें से एक कंपलसरी है दैट शी शुड बी अ वुमेन। ठीक है, और इन मेंबर्स को सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है कि उनके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और एक उसमें से कंपलसरीली महिला होनी चाहिए। ये क्वालिफिकेशन है। तो 3 लोगों का बोर्ड बनेगा डिस्ट्रिक्ट फोरम में, जिसमें से एक प्रेसिडेंट होगा जो कि डिस्ट्रिक्ट जज होने के लिए क्वालिफाइड है, और उसमें से 2 मेंबर्स होंगे जिनके पास एक बैचलर्स डिग्री होगी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और उन 2 मेंबर्स में से एक मेंबर महिला होना कंपलसरी है, वुमेन होना कंपलसरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टेट कंज्यूमर फोरम की। स्टेट कंज्यूमर फोरम रिड्रेसल कमीशन जो है वो बेसिकली स्पेसिफिक क्लेम्स को ही हैंडल करता है, और वो स्पेसिफिक क्लेम्स क्या हैं? ऐसे जो वैल्यू है वो बढ़ गई है, वैल्यू बढ़ करके हो गई है 2 लाख रुपए से, सॉरी 2 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ तक। मतलब आपने जो एज कंज्यूमर कोई भी सामान परचेज किया है, कोई गुड्स परचेज किए हैं, उन गुड्स की, उन सर्विसेज की वैल्यू 20 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ के बीच में आती है, तो आप डायरेक्टली स्टेट फोरम में जाकर के अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, आई एम सॉरी, डिस्ट्रिक्ट फोरम जाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली जो है वो स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास आ सकते हैं। वही सारी जो पावर्स हमने अभी पीछे पढ़ी थी वही सारी पावर्स स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल की भी होंगी। बस इसका जो बेसिकली जो क्लेम कॉम्पनसेशन है वो बढ़ जाएगा फ्रॉम 20 लाख रुपीज टू 1 करोड़ रुपीज। ठीक है, फिर इसमें आ जाता है कि इसका प्रेसिडेंट कौन होगा। वहां पे हमने देखा था कि 3 लोग प्रेसिडेंट थे, यहाँ पर कितने लोग होंगे? यहाँ पर भी 3 लोग हैं। ठीक है, 2 मेंबर्स और एक प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है उसकी क्वालिफिकेशन यहाँ बढ़ जाएगी। वो क्या क्या क्वालिफिकेशन हो जाएगी कि ही शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम अ हाई कोर्ट जज, और 2 मेंबर्स जो थे उसमें से आउट ऑफ दीज 2 मेंबर एक वुमेन होना कंपलसरी है। तो यहाँ पर भी 3 मेंबर्स हैं, एक प्रेसिडेंट है जो कि हाई कोर्ट जज होने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, और 2 मेंबर्स हैं जिसमें से एक महिला होना जरूरी है। राइट, अब यहाँ पर ये टर्म लिखी हुई है कि कब तक आप जो रिड्रेसल कमीशन है उसके मेंबर कब तक हो सकते हो आप। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी मेंबर जो है या 5 साल के लिए सर्व कर सकता है,
या वो जब तक 67 ईयर्स का ना हो जाए तब तक सर्व करता है, विच एवर इज अर्लियर। अगर आप 67 पहले हो गए तो जरूरी नहीं है कि आप 5 साल तक सर्व करो, आप 4 साल के बाद भी रिटायर हो सकते हो, ठीक है। और अगर आप 52 ईयर्स के हो और आप 5 साल सर्व कर रहे हो तो आप जाकर के इजीली यू नो 57 के आसपास आप रिटायर हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली सारे जितने भी पावर्स हैं सिविल कोड के, जो हम पीछे पढ़कर आए हैं, वो सारी पावर्स स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास भी होंगी। बस उसकी जो क्वालिफिकेशन है प्रेसिडेंट की, जो कमिटी है उसके प्रेसिडेंट की, वो चेंज होकर के हाई कोर्ट जज हो जाती है। और बाकी जो 2 मेंबर्स हैं उसकी जो क्वालिफिकेशन थी कि भाई उनके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी में से, और एक मेंबर उसमें से कंपल्सरीली वुमेन होनी चाहिए, एक लेडी होनी चाहिए, एक महिला होनी चाहिए, राइट। और क्या बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है इसका टोटल वैल्यू, टोटल कंप्लेनेंट का जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है 20 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपीस तक का कॉम्पनसेशन क्लेम आप स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो ये कि जो पावर्स हैं यहाँ पर, वो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आ जाती हैं सभी स्टेट कमीशंस के ऊपर। मतलब जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है उसके पास पावर है कि जितने भी स्टेट डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस हैं उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रख सके। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स वो सारी पावर्स होती हैं जो कि किसी भी कमीशन को, किसी भी फोरम को कंट्रोल कर सकती हैं। उनको ये बता सकती हैं कि आप कैसे काम करें, कैसे काम ना करें, और उनको ये बता सकती हैं कि आपके पास क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो ये एक पावर इंक्रीज हो जाती है नेशनल कमीशन में इन कंपैरिजन टू द डिस्ट्रिक्ट फोरम एंड द स्टेट फोरम, जो कि है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जो ये बताता है कि भाई आपके पास ये पावर है कि आप जाकर के एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी दूसरे कमीशन के ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है कि उनके पास क्या पावर है, एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर हियरिंग जो है उस एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर है फॉर व्हाट, फॉर हियरिंग द मैटर्स। उसको सुनने के लिए एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर है, जरूरी नहीं है कि उसके लिए जो है अलग अलग तरीके से आप कमीशन में अपना रिजोल्यूशन प्रोवाइड करें। आपका एक बहुत यूनिफॉर्म एक तरीका है कि भाई इसी तरह से आप जो है अपने कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। दूसरा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे पार्टी के वो स्पीडीली ग्रांट होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी इसका रिड्रेसल होता है, बहुत जल्दी जल्दी सारे डॉक्यूमेंट पेश किए जाते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जल्दी जल्दी हियरिंग्स होती हैं, उन हियरिंग के ऊपर जल्दी से जजमेंट दिया जाता है। तो बहुत जो डॉक्यूमेंटेशन वाला जो काम है वो बहुत जल्दी जल्दी इस नेशनल कमीशन में होता है। ये बड़ी बड़ी ही यूनिफॉर्म तरीके से उस चीज को प्रोड्यूस किया गया है, राइट। उसके बाद फिर है द जनरल पावर ऑफ ओवरसीइंग द फंक्शंस ऑफ द स्टेट कमीशन एंड द डिस्ट्रिक्ट फोरम। अगर उनके पास अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं तो उनके पास फिर ओवरसीइंग पावर्स भी आ जाती हैं कि भाई जो भी स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट फोरम जो भी रिड्रेसल कर रहा है, जो भी सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। वो ये देख सकते हैं कि भाई जो सोल्यूशन आपने दिया है वो सही है कि नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि करप्शन हो रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बिजनेस वाले हैं वो आपको आकर के पैसा खिला देते हो और आप कंज्यूमर के अगेंस्ट कंप्लेन जो जजमेंट है वो कंज्यूमर के अगेंस्ट दे देते हैं। तो ओवरसीइंग फंक्शंस जो हैं वो जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है वो उनके पास आ जाते हैं कि वो स्टेट कमीशन का और डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऊपर एक विजिलेंस रख सकते हैं, वो ये देख सकते हैं कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। और क्या एक लास्ट जो उनके पास पावर आ जाती है वो क्या, कि जितने भी सर्विसेज हैं उसके डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के बाद एक पार्टी के ऑपोजिट में जो है वो पार्टी के ऑपोजिशन में जो पार्टी है जिसने कंप्लेन किया उसके ऑपोजिशन में जो पार्टी है उसके पास से आप कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवा सकते हैं। और कोई भी ऐसी सर्विसेज जिसकी जिसकी कंप्लेन की गई है वो सर्विसेज कुछ टाइम के लिए, जब तक वो केस चल रहा है तब तक, या जो कंप्लेन फाइल की गई है तब तक उसके ऊपर स्टॉपेज लगा देंगे, वो रोक लगा सकते हैं, राइट। फिर यहाँ पर आ जाता है कि इसका जो कमीशन है वो 4 मेंबर्स का होगा, ठीक है। 4 मेंबर्स का होगा जिसमें से जो पहला होगा वो प्रेसिडेंट होगा, राइट, जिसमें से एक महिला होगी, और बाकी जितने भी होंगे वो ये सारे 3 चीजों को फुलफिल करेंगे। क्या क्या, एक ये कि कोई भी मेंबर जो नेशनल कमीशन का पार्ट बनेगा वो 35 ईयर्स से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा उनके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। दूसरा, वो लोग एक ऐसे बैकग्राउंड से होने चाहिए जिनके पास एडिक्वेट नॉलेज है और एक्सपीरियंस है इस फील्ड में काम करने के लिए, ठीक है।
ऑफिस का जो टर्म है, ऑफिस का टर्म है 5 साल से लेकर के जब तक आप 70 इयर्स के नहीं हो जाते। जो भी पहले हो जाए, या 5 साल पहले कंप्लीट हो जाए या 70 इयर्स के आप कंप्लीट हो जाए, तब तक आप उसका ऑफिस होल्ड कर सकते हैं नेशनल कमीशन का।